लैन हैदर की कहानी आवारा गर्द। पिछले साल एक रोज शाम के वक्त दरवाजे की घंटी बजी। मैं बाहर गई। एक लंबा तगड़ा यूरोपियन लड़का कैनवास का थैला कंधे पर लटका उठाए सामने खड़ा था। दूसरा बंडल उसने हाथ में संभाल रखा था और पैरों में खाक आलूद मिट्टी से सने पेशावरी चप्पल थे। मुझे देखकर उसने अपनी दोनों एड़ियां जरा सी मोड़कर सर खम किया, मेरा नाम पूछा और एक लिफाफा थमा दिया। आपके मामू ने यह खत दिया है, उसने कहा। अंदर आ जाओ, मैंने उससे कहा। जरा अचंभे से खत पर नजर डाली। यह अल्लन मामू का खत था। उन्होंने लिखा था, हम लोग कराची से हैदराबाद सिंध वापस जा रहे थे। ठठ की माकली हिल पर कब्रों के दरमियान इस लड़के को बैठा देखा। इसने अंगूठा उठा उठाकर लिफ्ट की फरमाइश की और हम इसे घर ले आए। यह दुनिया के सफर पर निकला है और अब हिंदुस्तान जा रहा है। ओटो बहुत प्यारा लड़का है। मैंने इसे हिंदुस्तान में अजीजों के नाम खत दे दिए हैं और उनके पास ठहरेगा। तुम भी इसकी मेजबानी करो। नोट, इसके पास पैसे तकरीबन बिल्कुल नहीं है। लड़के ने कमरे में आकर थैले फर्श पर रख दिए और अब आंखें चुधियाकर दीवारों पर लगी हुई तस्वीरें देख रहा था। इतने ऊंचे कद के साथ उसका बच्चों का सा चेहरा था, जिस पर हल्की हल्की सुनहरी दाढ़ी मूंछ बहुत अजीब सी लग रही थी। एक और हिचहाइकर, मैंने जरा कोफ्त से सोचा। अल्लन मामू बेचारे फरिश्ता सिफ्त आदमी इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए होंगे, क्योंकि यह बैबूल अकवामी आवारा गर्द, अंतर्राष्ट्रीय आवारा, अपनी मतलब बरारी मतलब पूरा करना के लिए राह चलतों से दोस्ती कर लेने का फन खूब जानते हैं। शाहिदा ने भी आपको सलाम कहा है, उसने मेरी तरफ मुड़कर बड़ी अपनायत से कहा। शाहिदा? आपकी कजिन शाहिदा? मैं बनारस में उनके यहाँ मुकीम था और लखनऊ में आपकी फूफी के यहाँ और चटगांव में अंकल अनवर के यहाँ रहूंगा और अगर दार्जिलिंग जा सका तो कजिन मतहरा के घर पर ठहरूंगा। उसने जेब में से मजीद लिफाफे निकाले। बैठ जाओ ओटो, चाय पियो, मैंने एक लंबा सांस लेकर कहा। मुझे वह दो डच हिचहाइकर याद आए जिन्होंने कराची में लड्डन मामू के घर पर डेरे डाल दिए थे क्योंकि उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। मैं तुर्की और ईरान होता आया हूँ और जर्मनी से यहाँ तक मैंने मोटरों और लारियों में लिफ्ट लिए हैं। अब लंका जाऊंगा, फिर थाईलैंड वगैरह, वहां से कार्गो बोट के जरिए जापान, अमेरिका और उसके बाद घर वापस। इस वक्त तो मैं औरंगाबाद से एक ट्रक पर आ रहा हूँ। बेहद एडवेंचर रहे होंगे तुम्हारे सफर में। हाँ, इस्तांबुल में मैं 3 रातें गलता के पुल के नीचे सोया और ईरान में फिर उसने मुख्तलिफ छोटे छोटे एडवेंचर सुनाए। मैं कोलोन यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, उसने मजीद इत्तिला दी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तुमने क्या फर्क पाया? खाने की मेज पर मैंने उससे पूछा। वहाँ सब लोग मुझसे मसले कश्मीर पर बड़े जोशो खरोश से बातें करते थे। यहाँ कश्मीर और पाकिस्तान का जिक्र बहुत कम किया जाता है। यहाँ के मसाइल। फिर उसने हिंदुस्तान के मसाइल पर एक जामा, बड़ी असर करने वाली तकरीर की। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं दौलतमंद सयाहों, धनी पर्यटकों और आम यूरोपियनों और अमेरिकनों की मानिंद महज ताजमहल देखने नहीं आया हूँ। मैं रात भर दुकानों के बारामदों में सोता हूँ, किसानों की झोपड़ियों में रहता हूँ, मजदूरों से दोस्ती करता हूँ, हालांकि उनकी जबान नहीं समझ सकता। खाने के बाद उसने बम्बई का नक्शा निकालकर फर्श पर फैलाया। बेचारे अंग्रेज बम्बई के तर्जे तामीर
निर्माण की शैली को विक्टोरियन गोथिक कहते थे। यहाँ क्या-क्या चीजें काबिले दीद हैं, देखने योग्य हैं? एलिफेंटा और अपाओ बंदर, और यह सब गाइड बुक में मौजूद है। उसने जरा बेसब्री से मेरी बात काटी और हिंदुस्तान की माशियात और इमरानियात पर निहायत शकील और मुद्दलल गुफ्तगू से मुझे नवाजा। हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति और जनसंख्या के विषय में गंभीर और तर्कसंगत बातचीत से मुझे अनुग्रहित किया। ओटो, तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने मुस्कुराकर पूछा। मैं 21 साल का हूँ, उसने बड़े वक़ार से जवाब दिया, और जब जर्मनी वापस पहुँचूंगा तो 22 साल का हो जाऊंगा, और उसके अगले साल मुझे डॉक्टरेट मिल जाएगी। मैं यूनिवर्सिटी में जर्मन गिनाइया संगीतात्मक शायरी का मुताला कर रहा हूँ। जर्मनी में सिर्फ डॉक्टरेट मिलता है, जिस तरह आपके बीए एमए। बाद अजां, नमाज वाली अजान के बाद वह देर तक जर्मन गेनाइया शायरी, आलमगीर सियासत, पूरे संसार की राजनीति और हिंदुस्तानी आर्ट पर रोशनी डालता रहा। वह तस्वीरें भी बनाता था। किस कदर बुकरात लड़का है, मैंने दिल में सोचा। बेशतर जर्मनों की तरह इंतहाई संजीदा, धुन का पक्का और हिस्से मजाह, हास्य का संवेदन से तकरीबन आरी वंचित। मैं रात को सोने से पहले आपकी किताबें देख सकता हूँ? यकीनन। रात गए तक नशिस्त के कमरे में रोशनी जलती रही। सुबह 3 बजे गुसलखाने में पानी गिरने की आवाज आई तो मेरी आंख खुल गई। वह रातों रात नहा धोकर फारिग हो चुका था, ताकि सुबह को उसकी वजह से घर वालों को जहमत न हो। नाश्ते के वक्त उसने हिंदुस्तान के मुताल्लिक उस किताब पर तबादले ख्यालात किया जो उसने रात भर में पढ़कर खत्म कर डाली थी। फिर उसने बम्बई का नक्शा उठाया और सयाही के लिए निकल गया। सयाही यानी घूमने के लिए। वह अपने थैले में 5 किताबें लेकर चला था, जिन पर कमरा ठीक करते वक्त मेरी नजर पड़ी। गेयटे की फाउस्ट, हाइने की नज़्में, रिल्के, ब्रेख्त और इंजील मुकद्दस। शाम को जब वह थका हारा मगर बेहद बासाश प्रसन्न मुख वापस आया तो मैंने उसे कहा, ऊटू, कल रात तुम खुदा से मुनकीर थे, इनकार करने वाले थे, मगर इंजिल साथ लेकर घूमते हो। इस पर ओटो ने खुदा के तसव्वुर में एक जज्बाती सहारे की इंसानी हाजत पर मुख्तसर तकरीर की। हाजत यानी अभिलाषा। ऊटू, तुम एलिफेंटा गए थे? वहां की त्रिमूर्ति और देवता? मैं कहीं भी नहीं गया। विक्टोरिया गार्डन में दिन भर बैठा आवाम के हुजूम का मुताला करता रहा। इंसान सबसे बड़ा देवता है। हाँ, यह तो बिल्कुल ठीक है, मगर तुमने खाना कहाँ खाया? मैंने 1 दर्जन केले खरीद लिए थे। मुझे दफ़अतन सख्त नदामत हुई। दफ़अतन सख्त नदामत का मतलब शर्मिंदगी कि चलते वक्त सैंडविचेज उसके साथ करने मुझे क्यों न याद रहे। मुझे अल्लन मामू के खत का ख्याल आया, जिसमें उन्होंने लिखा था, उसके पास पैसे तकरीबन बिल्कुल नहीं हैं। खाने की मेज पर उसने कहा, मैं बहुत दिनों बाद पेट भर के खाना खा रहा हूँ। मैं उससे जर्मनी के मुताल्लिक बातें करती रही। बर्लिन की दीवार का जिक्र करते हुए उसने मुझे इत्तला दी कि वह बहुत सख्त एंटी कम्युनिस्ट है। घर पर मेरी अम्मा भी मेरे लिए बहुत मजेदार खाने पकाती है। आप मेरी अम्मा से मिलकर बहुत खुश होंगी। अब उनकी उम्र 42 साल की है। मसाइब, मुसीबतें ने उनको कब्ल अज वक्त, समय से पूर्व बूढ़ा कर दिया है, मगर वह अब भी दुनिया की हसीन तरीन औरत हैं। तुम उनके इकलौते लड़के हो?
हाँ, मेरे अब्बा फौजी अफसर थे। अम्मा प्रशा की रहने वाली हैं। अम्मा 17 साल की थीं जब उन्होंने अब्बा से शादी की। अब्बा पोलैंड के मोर्चे पर मारे गए। उनके मरने के दूसरे महीने मैं पैदा हुआ। बमबारी से बचने के लिए मुझे कंधे से लगाए लगाए अम्मा जाने कहाँ कहाँ घूमती रही। वह मुझे गोद में उठाए, सर पर रुमाल बांधे, फूल बूट पहने, अपना मुखत्सर सा सामान मेरी पेरम्बुलेटर में ठूसे गांव गांव फिरती थी, खेतों खलियानों में छिपती रहती थी। अम्मा पोलैंड में एक गांव में छिपी हुई थी जब पोलिश फौजी उस रात उस मकान में घुस आए। मैं उस वक्त पूरे 4 साल का था। मेरे बचपन की वाजेह तरीन अत्यधिक स्पष्ट याद उस कहरनाक रात की है। मैं डर कर पलंग के नीचे घुस गया। जब अफसरों ने मेरी अम्मा को पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो मैं जोर जोर से रोने लगा। वह अम्मा को घसीटकर बाहर खेतों में ले गए। अम्मा कई दिन बाद वापस आई। वह फौजियों से बचने के लिए इतने अरसे तक एक खलियान में छिपी रही थी और मैं उस खाली मकान में अकेला था और बाहर गोलियां चलने की आवाज पर सहम सहम कर कोनों खदरों में छिपता रहता था, छिपता फिरता था और नेमत खाने खाने रखने की अलमारी और बावर्ची खाने की अलमारियां खोल खोल कर खाने की चीजें तलाश करता था और जो कुछ पड़ा मिल जाता था भूख के मारे मुंह में रख लेता था। मगर वह अलमारियां सब ऊंची ऊंची थीं जिनमें खाने पीने का सामान रखा था। वह चुप हो गया और खामोशी से खाना खाने में मसरूफ हो गया। यह चावल बहुत मजे के हैं, उसने चंद मिनट बाद आहिस्ता से कहा। इसी वजह से मैं जंग का तकलीफ देह जिक्र उससे न छेड़ना चाहती थी। मैं जंग के बाद बड़ी होने वाली नस्ल से इस तरह के दहला देने वाले वाकयात सुन चुकी थी। मुझे वह फ्रांसीसी लड़की याद आई जिसने जावले फ्रांस का पतन के बाद इसी ऊटू के हमकौम जर्मनों की दरिंदगी के किस्से सुनाए थे। उसी पोलैंड में जहाँ ऊटू और उसकी माँ पर यह सब बीती, उसी जमाने में वह नाजी गैस चेंबर भी दिन रात काम कर रहे थे, जहाँ रोजाना हजारों यहूदियों को मौत की भेंट चढ़ाया जाता था। और मुझे उस रूसी लड़की का किस्सा याद आया। अपने सारे खानदान को अपने सारे जर्मन मशीनगन की नजर होते देखकर पल की पल में सदमे की शिद्दत से उस रूसी लड़की के बाल सफेद हो गए थे। यह सन 1945 के बाद के यूरोप की नौजवान नस्ल थी। अब तुम्हारी माँ कुछ काम करती है? मैंने पूछा। नहीं, वह महज एक हाउस फ्रा हैं। उनको फौजी बेवा की हैसियत से पेंशन मिलती है। हमारा छोटा सा 2 कमरों का मकान है। मैं शाम की शिफ्ट में एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। मेरी अम्मा बहुत भोली भाली हैं, एस्ट्रोलॉजी में यकीन रखती हैं और पाबंदी से गिरजा जाती हैं। पिछले साल मैंने साइकिल पर सारे जर्मनी का चक्कर लगाया था। जर्मनी दुनिया का हसीन तरीन मुल्क है। हर मुल्क उसके बाशिंदों के लिए दुनिया का हसीन तरीन मुल्क होना चाहिए। मगर तुम नए नाजी न बन जाना। नहीं, मैं नया नाजी नहीं बनूंगा। मुझे यहूदियों से बहुत ज्यादा नफरत नहीं है, उसने सादगी से कहा। मुझे हंसी आ गई। मेरे नाना और नानी अब भी मशरिकी जर्मनी में हैं, मगर हम उनसे नहीं मिल सकते जिस तरह आपका आधा खानदान हिंदुस्तान और आधा पाकिस्तान में, उसने कांटा उठाकर मुझे समझाया। दूसरे रोज उसने वादा किया कि शहर की काबिले दीद जगहें जरूर देख कर आएगा, मगर वह उस रोज भी दिन भर रानी बाग में बैठा रहा। चौथा दिन उसने वार्डन रोड पर भूला भाई देसाई इंस्टीट्यूट के बरामदे में बैठकर लाओस की जंग के मुताल्लिक मजामीन पढ़ने में गुजारा। अंदर लड़कियां रक्स नृत्य सीख रही थीं। हाल में हुसैन की नई तस्वीर
की नुमाइश हो रही थी, लिहाजा मैं साथ साथ आर्ट व कल्चर से भी बराबर परिचित होता रहा। उसने वापस आकर कहा, बम्बई में वह सारे फासले पैदल तय करता था और वार्डन रोड से फ्लोरा फाउंटेन तक पैदल जाता था। मैं 8 आने से 1 रुपया रोज तक खर्च करता हूँ और ज्यादातर केले खाता हूँ। हर जगह बेहद मेहमान नवाज लोग मिल जाते हैं। क्या यह अजीब बात नहीं कि इंसान इनफरादी तौर पर व्यक्तिगत रूप से इस कदर सीधा और नेक है और इज्तमाई हैसियत सामूहिक स्थिति में दरिंदा बन जाता है। यह सवाल करने के बाद वह मुंह लटकाकर बैठ गया। उस दिन वह एक ट्रक कंपनी से तय कर आया था, बंगलौर तक उनके ट्रक पर जाएगा। सुबह सवेरे उसने अपने थैले में किताबें और कपड़े ठूसे। दूसरा थैला, जो उसका सफरी खेमा और बिस्तर था, लपेटकर कंधे पर रखा, खुदा हाफिज कहा और ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर फ्लोरा फाउंटेन पैदल रवाना हो गया। ऑटो को गए कई महीने गुजर गए। अल्लन मामू का खत आया तो मैंने उन्हें शिकायतन लिखा कि आपके बेटे ऊटू ने यहाँ से जाकर यह भी इत्तला न दी कि कमबख्त अब कहाँ की खाक छान रहा है। मैंने यह खत पोस्ट किया ही था कि शाम की डाक से ऊटू का लिफाफा आ गया। उसके टिकटों पर लाओस के बादशाह की तस्वीर बनी थी और खत में लिखा था, वह जर्मन लड़का जो आपके घर पर ठहरा था आपको भूला नहीं है। आप मेरे साथ बहुत मेहरबान थी। मेरी अंग्रेजी कमजोर है, गलतियां माफ कीजिएगा। आप मेरे साथ बड़ी बहन की शफकत से पेश आईं। शफकत के का अर्थ है छोटों पर स्नेह दृष्टि, और मैं मोहब्बत पर बहुत यकीन रखता हूँ। इसकी वजह शायद यह है कि अभी कम उम्र हूँ, लेकिन आपने ठीक कहा था, दुनिया में सिर्फ वही लोग खुश रह सकते हैं जो जिंदगी को बगैर किसी पशोपेश के और बगैर सवालात किए मंजूर कर लें। हम जितने ज्यादा सवालात करते हैं, उतना ही ज्यादा इंकिशाफ, किसी तथ्य का पता लगाना होता है। जिंदगी काफी मुहम्मल है, मुहम्मल किसी अर्थहीन है। लंका में मैं निवारा एलिया से कैंडी एक टूरिस्ट बस के जरिए गया। बस में एक सिंघाली तालिबे इल्म से मेरी दोस्ती हो गई। उसने रास्ते में मुझे अपने साथ खाना खिलाया। उसका नाम राजा था। उसने मेरे लिए फल भी खरीदे। बस में बहुत से ढोल रखे थे। राजा खूब गाने गाता रहा। आबशार, पानी के झरने बहुत खूबसूरत लग रहे थे। राजा ने मुझसे कहा, चलो हम सब नहाएं। चंद मिनट बाद वह मर चुका था। वह पानी में डूब गया था। 2 घंटे की तलाश के बाद उसकी अकड़ी हुई लाश हमें एक चट्टान के नीचे मिली। यह सब क्या है? मैं सोचता रहा हूँ कि यह कैसे हुआ। हम में से कोई भी राजा को इस हादसे से बचा न सकता था। क्या यह इत्तेफाक था या इसी को किस्मत कहते हैं? राजा अपने वालिदैन का इकलौता लड़का था। उसके बहन और भाई उसके बहन और भाई 5 और 15 की उम्रों के दरमियान मर चुके थे। उसका बाप नाबीना, नाबीना का मतलब है दृष्टिहीन, और माँ बहुत बीमार। राजा उन लोगों का कफील था। कफील यानी पोषक। मदुराई में एक नौजवान शायर ने मुझसे कहा कि दुनिया की वजह से वह बहुत दुखी है। मद्रास में मैंने रेडियो इंटरव्यू से कुछ पैसे कमाए। फिर मैं पेनांग गया, जो बहुत खूबसूरत जजीरा है, और वहाँ बेशुमार चीनी रहते हैं। एक मालगाड़ी के आखिरी डब्बे में बैठकर मैं बैंकॉक पहुंचा और बुद्ध खानकाहों यानी बौद्ध विहारों में मुकीम रहा और रहीबों यानी सांसारिक सुखों से निवृत्त के साथ खाना खाता रहा। दोपहर को खूबसूरत लड़कियां खुश लिबाश
सुंदर कपड़े पहने हुई खवातीन अपनी अपनी किस्मत और मुस्तकबिल का हाल पूछने रहीबों के पास आती थीं। ज्यादातर भिक्षु ज्यादातर भिक्षु मोहब्बत के भूखे हैं और बेतहाशा तंबाकू पीते हैं और कोई काम नहीं करते। बूढ़ी मजहब परस्त खवातीन उन्हें खाने और पैसे देती रहती हैं। बहुत से भिक्षु खानकाहों में इसलिए बैठे हैं कि उन्हें मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। यह लोग सख्त काहिल हैं, मगर उनके मजहब में इस काहिली का एक मुकद्दस, पवित्र, जवाज औचित्य मौजूद है। निर्वाण की तलाश। बाजे उनमें से वाकई संजीदगी से मराकबे ध्यान में मसरूफ हैं, लेकिन ज्यादातर भिक्षु खाने और खवातीन से गप करने के अलावा सोते रहते हैं। नांग काई में मैं मिकांग दरिया में नहाया। उसके बाद लाओस आ गया। वियंतेन एक बड़े से गांव की मानिंद है। धूप बहुत तेज है और सड़कें गर्द आलूद। सिर्फ रातें खुशगवार हैं, क्योंकि अंधेरा सारी बदसूरती, जुल्म, तरादूद यानी हिंसा और खूरेजी, खून बहाना को अपने अंदर छिपा लेता है। मच्छर बहुत हैं। सुआना तक एक तैयारे में मुझे मुफ्त की लिफ्ट मिल गई और अब मैं पिक्से में मौजूद हूँ। फिर कंबोडिया जाऊंगा। मैं अंकल अनवर के पास चटगांव न जा सका, क्योंकि वर्मा से मशरिकी पाकिस्तान दाखिल होने में बड़ी दिक्कतें थीं। मैंने सुर्ख चीन और शुमाली वियतनाम के लिए वीजा की दरख्वास्त दी है। पीकिंग और हनोई से मुझे नोम पेन में जवाब मिल जाएगा। कल मैं यहाँ से जुनूबी जुनूबी का मतलब है दक्षिणी वियतनाम जा रहा हूँ। इस गलत सलत अंग्रेजी के लिए दोबारा माफी चाहता हूँ। आपका बहुत शुक्रगुजार, ओटो क्रूगर। ये पत्र इनका यहाँ समाप्त हुआ। इसके आगे फरवरी 1963 के एक गैर मुल्की रिसाले में वियतनाम की जंगलवार के उन्वान से वियतनाम की जंगलवार के उन्वान से एक रंगीन तस्वीरों वाला मजमून छपा है। इस तस्वीरों में गोरिल्ला सिपाहियों को बंदूकों का निशाना बनाया जा रहा है। किश्तियों में बैठे हुए गोरिल्ला कैदी मिकांग दरिया के पार ले जाए जा रहे हैं और किसान औरतें यह किश्तियां खे रही हैं। किनारे पर पहुंचकर इन कैदियों को गोली मार दी जाएगी। धान के खेतों के पानी में से जंगी कैदी गुजर रहे हैं और मजमून के आखिर में 2 सफ़हात पर फैली हुई एक तस्वीर है, जिसमें धान के हरे खेत हैं और धान की बालियां हवा के झोंकों से झुकी जा रही हैं। लंबे पत्तों वाले दरख्त हवा में लहरा रहे हैं। उफ़क़ पर दरख्तों की कतारें हैं और सब्जा और पानी। यह ऐसा दिलफरेब मंजर है। मुसव्विर, चित्रकार जिसकी तस्वीरें बनाते हैं, शायर नज़्में कहते हैं और अफसाना निगार धरती की अजमत, महानता के मुताल्लिक कहानियां लिखते हैं। इन हरे भरे दरख्तों के पीछे किसानों के पुरअमन झोपड़े होंगे और इस गांव के बासी तिनकों से बनी हुई छज्जेदार नोकीली टोपियां ओढ़े दिन भर पानी में खड़े रहकर धान रोपते होंगे और गीत गाते होंगे और फसल तैयार होने के बाद मंडी में जाकर मेहनत से उगाया हुआ यह धान थोड़े से पैसों में फरोख्त करके अपनी जिंदगियां गुजारते होंगे। इस नदी के किनारे लड़कियां अपने चाहने वालों से मिला करती होंगी और नौजवान माएं रंग बिरंगे सिरोंग पहने घड़े उठाए अपने बच्चों को नहलाने के लिए दरिया पर आती होंगी। लेकिन इस तस्वीर में जो इस वक्त मेरे सामने रखी है, कटे फटे चेहरों वाली नीम उरियां अधनंगी और खून आलूद, खून से लथपथ नौजवान लाशें पड़ी हैं। दूर एक कोने में भूरे रंग का मुहीब
बड़ा जंगी तैयारा खड़ा है और तस्वीर के नीचे लिखा है मौत का खेत। वियतकांग गोरिल्ले जिनको मिकांग दरिया के धान के डेल्टा में मौत के घाट उतार दिया गया, उनके साथी एक दूसरे के साथ रस्सियों से बंधे सर झुकाए एक कोने में बैठे हैं। इस खूरेज दस्त बदस्त आमने सामने की लड़ाई में एक नौजवान हिचहाइकर भी जो मिकांग दरिया के किनारे से गुजरकर शुमाली वियतनाम जा रहा था, एक इत्तफाकिया गोली का निशाना बन गया। इस खूबसूरत मुल्क में यह भयानक खाना जंगी गृह युद्ध सन 1944 से जारी है और ओटो क्रूगर जिंदगी का तजर्बा हासिल करने दुनिया के सफर पर निकला था। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है।